Hello students, once again welcome to all in this biological session. As you all know कि हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स समझ चुके हैं, देख चुके हैं, ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, राइट? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम लोग समझने वाले हैं मोर टू नो। एज यू ऑल नो कि एनसीईआरटी में कुछ टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है मोर टू नो करके, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं जो आपको बोर्ड्स एग्जाम में या फिर ओलंपियाड लेवल पे पूछे जा सकते हैं, जिसमें रहेगा डेंटल कैरीज क्या होता है, जिसमें रहेगा एटीपी क्या है, उसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। एल्वियोलाई का डिटेल समझेंगे, ब्लड प्रेशर एंड हेमोडायलिसिस। तो वन बाय वन जितने भी टॉपिक्स आपको दिए हैं विल गो विद दोस टॉपिक्स इन डिटेल, है ना। सो फर्स्ट विल गो विद डेंटल कैरीज, है ना। ऐसे नाम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि टीथ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ है ना। मतलब कि हमारी जो टीथ होते हैं, है ना, टीथ के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है, यू कैन कॉल इट द टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा उसका नाम देखकर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहां पे प्रोसेस होती क्या है ना, कौन से पार्ट में इन्फेक्शन होगा, कैसे होगा, विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, लेट्स से कि मैंने एक छोटा सा टीथ का डायग्राम बना दिया जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखा होगा। ओके, सो ये टीथ के डायग्राम में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है विल गो विथ व्हाइट कलर। जो उसका आउटर मोस्ट लेयर रहेगा, कवरिंग रहेगा, जो बहुत ही टफ और प्रोटेक्शन वाला होता है, प्रोटेक्टिव होता है, वी आर कॉलिंग इट एज एनामल। दिस इज एनामल। एनामल की बात करूं तो बहुत ही टफ, रिजिड, प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे टीथ के इनरमोस्ट लाइंग चीजें, मतलब के ब्लड वेसल्स या फिर न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है। ओके, आपको एक चीज बताऊं, एनामल जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट पार्ट विल बी योर एनामल। ओके, उसी तरीके से अंदर की साइड में, है ना, मतलब के लेट से मैं थोड़ा सा उसको अलग कलर से दिखाऊंगा। अंदर की साइड पे एक स्पेशल लेयर होता है ना। जैसे एनिमल बाहर की तरफ है तो उसके इनरमोस्ट लाइंग एरिया पे क्या रहेगा, दूसरा लेयर रहेगा। वी आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर लेयर एज अ डेंटाइन। दैट्स अ डेंटाइन। ओके, तो ये चीज समझ में आ रही है कि दो इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं जो अलग अलग सेल्स से बनते हैं हमारे टीथ के अंदर। आउटर मोस्ट रहेगा आपका एनिमल और इनर मोस्ट रहेगा, मतलब उसके अंदर रहेगा डेंटाइन। तो ये दोनों जो है लेयर, है ना, दिस आर इंपॉर्टेंट, दिस टिश्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन, फॉर सपोर्ट, वी कैन कॉल सेंसिटिविटी भी कम करने के लिए काम में आएगा। ये डेंटाइन जो होता है ना, ये डेंटाइन डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ योर ब्लड वेसल्स, है ना, नर्व सेल्स, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। अब बेसिकली डेंटल कैरीज में होता क्या है ना, एज सच हम लोग नॉर्मली खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नॉर्मली जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं हो रहा है, बट ऑल सडन क्या होता है कि हमारे टीथ में इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है ना, बार बार वहां पे सेंसिटिविटी उसकी हाई हो जाती है। तो वैसा क्यों होता है? लेट से यहां पे क्या हो रहा है, मैं यहां पे एक दिखाने वाला हूं प्रोसेस। विल गो विथ दिस कलर। ओके, सो आउटर मोस्ट लेयर जो है एनामल, एनामल पे क्या होने वाला है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाला है। ओके, लेट्स से दिस इज बैक्टीरिया, दिस इज बैक्टीरिया। ओके, नाउ दिस बैक्टीरिया विल डायरेक्टली अटैक ऑन योर एनामल लेयर। ओके, और एनामल में क्या होते हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स होते हैं। लेट्स से दिस आर दी फूड पार्टिकल्स, है ना। तो फूड पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। कुछ पर्सन होते हैं जो प्रॉपर्ली ब्रश नहीं करते हैं या फिर प्रॉपर्ली डॉक्टर को विजिट नहीं करते, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, खाना जो है वो एज सच रह जाता है और एनिमल पे स्टिक रहेगा। ओके, सो दिस इज फूड, व्हाट वी कॉल एज अ, अब वो फूड के साथ बैक्टीरिया जाके वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी क्या होने वाली है वो समझेंगे अब। लेट्स से दिस इज फूड, दिस इज व्हाट वी हैव, फूड, जो मैंने ऑलरेडी नीचे दिखा दिया है, और बैक्टीरिया को मैंने दिखाया येलो कलर से, विल गो विथ येलो कलर दिस। ओके, सो बैक्टीरिया और फूड, है ना। लेट्स से दिस फ्लूइड इज ग्लूकोज, दिस फूड इज योर ग्लूकोज, है ना। सो ये जो बैक्टीरिया है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मैं अलग कर लूंगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो इसको मैं व्हाइट कलर से दिखाता हूं वंस अगेन। तो ये जो फूड पार्टिकल है और ये जो बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया। ओके, सो बैक्टीरिया फूड के साथ कोई रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा कि बैक्टीरिया फूड को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। और तोड़ने के बाद बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का एसिड बना देगा। क्या बना देगा, यहाँ पे एसिड बना देगा, राइट। नाउ दिस एसिड, ये जो एसिड यहाँ पे बनने वाला है, लेट्स से दिस इज अ एसिड जो बैक्टीरिया ने फॉर्म करा है। अब ये पर्टिकुलर एसिड रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे एनिमल के ऊपर इंफेक्शन कॉज करने के लिए। ओके, सो हमारे एनिमल पे क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल इंफेक्शन कॉज हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ओके, और पूरी तरीके से यू कैन कॉल डीमिनरलाइजेशन हो सकता है ना। हमारा जो एनिमल है उस पे क्या हो जाएगा, डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा, राइट। तो ये जो एसिड है वो बहुत ही यू कैन कॉल हार्मफुल है हमारे एनिमल के लिए, और ये एसिड क्या करेगा, वहां पे धीरे धीरे करके क्या करेगा, इट विल क्रिएट डिटेरियोरेशन, इट विल क्रिएट यू कैन कॉल, जो मैंने बताया, डीमिनरलाइजेशन ऑफ दिस एनिमल। ओके, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये जो होता है,
ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है, मतलब बैक्टीरिया अलॉन्ग विद दिस फूड मटेरियल, यू कैन कॉल ग्लूकोज और शुगर ले सकते हो। सो वहां पे एक एसिड जनरेट हुआ है, राइट। वहां पे एक प्लैक फॉर्म होता है, प्लैक इस तरीके से ना प्लैक फॉर्म होता है। वी आर कॉलिंग इट एज अ टीथ प्लैक और डेंटल प्लैक, डेंटल प्लैक। ओके, तो डेंटल प्लैक क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है। मतलब कि बैक्टीरिया है और फूड मटेरियल है, दोनों के अंदर रिएक्शन हुआ, बैक्टीरिया ने एक एसिड जनरेट करा जिसने हमारे एनिमल को खराब करना स्टार्ट कर दिया। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर डेंटल प्लैक और टीथ प्लैक कवर होता है, उसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन जो भी चल रही है वो एज इट इज चलती रहेगी। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अब कोई आके पूछ सकता है कि सर हमारा जो सलाइवा होता है उसका समवॉट पीएच जो है वो न्यूट्रल की तरफ होता है, तो सलाइवा क्या ये एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा? अगर सलाइवा आकर इसको न्यूट्रलाइज कर दे हमारे एसिड को, तो हमारा जो एनिमल है वो बच सकता है, उसका डिटेरियोरेशन नहीं होगा, उसका डीमिनरलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो डेंटल प्लैक्स बने हैं वो पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं, कवरिंग बना रहे हैं, जिससे आने वाला सलाइवा जो है, लेट्स से दिस इज सलाइवा, ओके, ये सलाइवा वहां तक पहुंच नहीं पाएगा और एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। समझना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सलाइवा वहां पे बेचारा हमारा काम नहीं कर पाएगा। इट मींस के यहां पे बैक्टीरियल इंफेक्शन बढ़ता चला जाएगा और बैक्टीरिया क्या करेगा, पूरी तरीके से कवर करता जाएगा हमारे एनिमल को इन दिस पर्टिकुलर मैनर, है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव, बैक्टीरियल इंफेक्शन, जिससे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनने वाला है। वी कैन कॉल द स्ट्रक्चर एज अ डेंटल प्लैक्स, और डेंटल प्लैक्स के अंदर क्या होने वाला है, कंटिन्यूअसली डिटेरियोरेशन और डिमिनरलाइजेशन ऑफ एनिमल चलने वाला है, एंड इट विल कॉज वेरी सीवियर कंडीशन, सीवियर इफेक्ट, है ना। सीवियर कंडीशन मींस क्या, यहां पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का पूरा स्पॉट बन गया है, तो यहां पे एट दिस पर्टिकुलर प्लेस क्या हुआ, यहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अगर किसी को ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, पेन होता है, खाना नहीं खा सकते हैं, सेंसिटिविटी बहुत हाई हो गई है, तो आपको इमरजेंसी में इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है और जाना है और मेडिसिन लेनी है, ठीक है। कंटिन्यूअसली अगर आप ब्रशिंग करोगे, मतलब खाना खाने के बाद एक बार रात को ब्रश कर लिया, सुबह मॉर्निंग में कर लिया, तो कंटिन्यूअसली अगर आप ब्रशिंग करोगे, टीथ को साफ करोगे, तो ये प्रॉब्लम्स वहां पे सीन नहीं होगा, है ना। कुछ लोग होते हैं ना बहुत यू कैन कॉल लेजी होते हैं, तो ये सब एक्टिविटी नहीं करते हैं एवरीडे बेसिस पे, तो ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड दिस डेंटल कैरीज। ओके, तो इतना हम लोग को, आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये चीज क्या है, कैसा है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव, डेंटल कैरीज। इसमें क्या करना है आपको, डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर बोलेंगे वो आपको फुलफिल करनी है, प्रॉपरली फॉलो करना है। डन, चलो नेक्स्ट चलेंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हीरो है, तो है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा भैया, क्योंकि दिस इज एटीपी। देखो यहां पे, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बहुत ही ज्यादा, वी आर कॉलिंग इट एज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, वी आर कॉलिंग इट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, है ना। एज यू ऑल नो कि हमारे जो सेल होते हैं, सेल के अंदर स्पेशल टाइप का ऑर्गन ये होता है, सेल ऑर्गेनल, दैट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंटिन्यूअसली क्या चलता रहता है, रेस्पिरेशन चलने वाला है। सब बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, रेस्पिरेशन कैन बी एरोबिक और एनारोबिक, है ना। लेकिन हमारे इसमें मतलब बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में कंटिन्यूअसली क्या बनने वाला है, बाय दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस एटीपी बनने वाले हैं। सो एटीपी इज द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल और एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, है ना। मतलब कि एक एटीपी मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूं, इफ आई टेकिंग वन एटीपी मॉलिक्यूल एंड अलॉन्ग विद दैट अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस करूं H2 को यूज करके, इट विल जनरेट नियरली 30.5 किलो जूल पर मोल, 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी वो जनरेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। वो वेरी करे, देखो ऑर्गन टू ऑर्गन वो वेरी कर सकता है एनर्जी जनरेशन। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो व्हाट वी आर कॉलिंग 36 to 38 एटीपी जनरेट कर रहा है, बट आपको जो फिगर दी है, जो नंबर दिया है, दैट विल बी 30.5 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी क्रिएट करेगा जब किसी एक एटीपी मॉलिक्यूल का हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा और एडिशन होगा, जिससे क्या होगा, इतनी एनर्जी जनरेट होती है। ये नॉर्मल चीजें हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे देखो, दिस इज फास्फोरस, दिस इज फास्फोरस, दिस इज फास्फेट। ओके, तो वी आर कॉलिंग इट अ फास्फेट ग्रुप। तो बेसिकली प्रोसेस क्या होने वाली है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस आईपी दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दोनों को मिला दे तो वो क्या होगा, एटीपी फॉर्मेशन होगा, राइट। और ये एटीपी को हमारी बॉडी अलग अलग चीजों के लिए यू कैन कॉल यूज करती है। ओके, एटीपी का बनना वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एटीपी वहां पे बन रहा है ना, तो हीट कहीं ना कहीं एनर्जी यूज हो रही है। बट एटीपी का हम लोग जब यूज करेंगे, सॉरी
हाँ, वो एक्सोथर्मिक है, एटीपी का यूज करेंगे दैट विल बी एंडोथर्मिक। ओके, नाउ एटीपी का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए। लेट्स से मैं लिख दूं यहां पे, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, सो इन दैट केस वी नीड एटीपी, है ना। जितने भी स्केलेटल मसल है हमारी बॉडी में, लेट्स से मैं बाइसेप मसल की बात करूं तो यहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे भी क्या हो रहा है, एटीपी यहां पे यूज होने वाला है। इंपल्स कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपल्स जनरेशन एंड इंपल्स कंडक्शन, तो इंपल्स कंडक्शन में भी आपको एटीपी यहां पे कहीं ना कहीं वहां पे यूज होने वाला है। ऐसी बहुत सारी और एक्टिविटी है और प्रोसेस है। लेट्स से प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे रिबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनता है एज यू ऑल नो वेरी वेल। तो जब प्रोटीन बनेगा रिबोसोम्स में तो वहां पे भी एटीपी कहीं ना कहीं पे यूज होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इस तरीके से यहां पे रिंग स्ट्रक्चर दिखाया मैंने जो आता है यहां पे। और एज यू ऑल नो वी आर कॉलिंग माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज वो कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन करके एटीपी को जनरेट करता रहता है। ओके, एंड द एटीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। देखो एनर्जी अलग अलग तरीके की होती है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, तो ऐसी अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, राइट। सो वो एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना। और वहां पे कहीं ना कहीं एटीपी का रोल आएगा, एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा एंड दिस मॉलिक्यूल विल रिस्पॉन्सिबल टू गिव अस एनर्जी, है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंसेप्ट रिगार्डिंग टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे एल्वियोलाई सरफेस। दिस इज एल्वियोलाई, एज यू ऑल नो कि ये जो एल्वियोलाइज होते हैं दिस आर स्मॉल पाउच लाइक और यू कैन कॉल बलून लाइक, स्मॉल पाउच लाइक और बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और इसका जो सरफेस एरिया होता है 80 मीटर स्क्वायर इतना करीबन होता है। ओके, अगर मैं ये अल्वियोलाई को ओपन कर दूं, पूरा स्प्रेड कर दूं, है ना, लेट्स अगर मैंने स्प्रेड कर दिया तो 80 मीटर स्क्वायर जितना इतना बड़ा उसका एरिया बनेगा। और इसको इस तरीके से बनाया गया है ना, गॉड ने एल्वियोलाई का इस तरीके से बनाया है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रॉपरली हो पाए, है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम लोग को जानते हैं कि यहाँ पे लेट्स से कि दिस इज ब्लड कैपिलरी, दिस इज व्हाट वी हैव ब्लड कैपिलरी। तो ये ब्लड कैपिलरी जो है उसमें से CO2 प्रॉपरली वहां पे चला जाए, कौन चला जाए, CO2, और वहां से O2 प्रॉपरली यहां पे आ पाए, है ना। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग एंड एस्पिरेशन यू कैन कॉल, तो वो भी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होता है कैसे होता है, बट स्टिल इतना बड़ा उसका सरफेस एरिया होता है, ठीक, किसका, हमारे एल्वियोलाई का। ओके, मतलब कि इतना बड़ा सरफेस एरिया जब रहेगा तभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छी तरीके से हो पाएगा, ठीक है। लेट्स से कि हमारे ब्लड, देखो क्या होता है बेसिकली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब होगा ना तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगा, है ना, और वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। डन। अब यहां पे क्या होगा, लेट्स से कि हमारे आरबीसी, हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, क्या नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। सो क्या वो हीमोग्लोबिन अगर नहीं है तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली कैरी हो पाएंगे, है ना। हमारे लंग्स से लेके टो तक, मतलब के पैर तक, है ना, उसकी लास्ट पार्ट तक अगर ऑक्सीजन को भेजना है तो इट विल टेक अराउंड सम इयर्स विदाउट हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हीमोग्लोबिन कहां मिल जाएंगे हमको, आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ओके, दिस इज आरबीसी नॉट आरबीएस, ओके, इट शुड बी योर आरबीसी। सो आरबीसी में क्या मिल जाएगा, विल हैव दिस हीमोग्लोबिन, ओके, जो कि क्या करेगा, मटेरियल को, या नॉट मटेरियल, गैसेस को कैरी करने का काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो एल्वियोलाई का भी यू कैन कॉल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर तरीके से गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट चलेंगे, हाइपरटेंशन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसका कंसेप्ट आपको बता दूं, हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, दिस इज हाई ब्लड प्रेशर, वी आर कॉलिंग इट इज अ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट पहले आपको बता दूं। लेट्स से दिस इज आर्टरी, दिस इज व्हाट वी हैव आर्टरी, ओके, ये हमारी बॉडी में आर्टरी है और आर्टरी से क्या बहने वाला है, आर्टरी से ब्लड बहने वाला है, लाइक दिस, दिस शुड बी योर ब्लड, ओके। सो आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब जाएगा तो आर्टरी की इनर वॉल पे एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ओके, आर्टरी के इनर वॉल पे एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वी आर कॉलिंग दिस प्रेशर एज अ ब्लड प्रेशर, क्या बोलेंगे इसको अपन, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एज यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं,
राइट एंड लेफ्ट में उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ऑरिकल्स और एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये प्रेशर में अगर हम गिने, लेट से अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगर हो रहा है, सो वो टाइम पे क्या होगा, मतलब कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है तो तब जो प्रेशर मिलेगा इट शुड बी और 120 mm ऑफ Hg। इतना प्रेशर हम लोग नॉर्मली मेजर करते हैं। ओके, लेट से अगर वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के फॉर्म में क्या रहेगा, इट शुड बी 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg। तो इसके बिहाफ पे ओके, दिस इज विच वन, दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड दिस शुड बी योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग, क्या हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, इट शुड बी 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगर ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर से बढ़ गया, मतलब कि ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है फ्रॉम हमारी आर्टरी से, वो आर्टरी के वॉल पे अगर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा, इसका मैं रेंज बता सकता हूं, अगर वो 140/90 mm ऑफ Hg से ऊपर चला गया, इतना या उससे ऊपर चला गया, एट दैट टाइम विल कॉल इट एज अ हाइपरटेंशन कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन। ओके, और ये हाई ब्लड प्रेशर का रीजन क्या होगा कि यहां पे मतलब इनर वॉल ऑफ आर्टरी पे कोई ना कोई सब्सटेंस डिपोजिट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। मेनली ये होता है कोलेस्टेरॉल, इट शुड बी कोलेस्टेरॉल, है ना, कोलेस्टेरॉल हो सकता है। डन, इट कैन बी एनी क्लोटेड ब्लड, थ्रोम्बी और थ्रोम्बस हो सकता है ना, तो यू कैन कॉल इट, यहां पे क्या रहेगा, क्लोटेड ब्लड भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है ना, और बाकी कैल्शियम वगैरह सॉल्ट का डिपोजिशन हो सकता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर इनर वॉल ऑफ आर्टरी पे ऐसा डिपोजिशन हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, तो जो ब्लड वहां से बह रहा है उसे क्या होगा, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मिलेगा, वो बेचारा सही से बह नहीं पाएगा, उसको अटक अटक के जाना पड़ेगा ना। और ये जो बैक प्रेशर पड़ेगा, ये जो प्रेशर बढ़ेगा, इट विल गिव्स यू दिस मच और हायर देन दिस ब्लड प्रेशर। सही है, तो ब्लड को जाने के लिए, फ्लो होने के लिए प्रॉपरली ल्यूमेन नहीं मिल रहा है, स्पेस नहीं मिल रहा है, इट मींस वो ब्लड जो है ना रेजिस्ट करके धीरे धीरे फ्लो होगा। और ये पूरा बैक प्रेशर हमारे हार्ट पे पड़ सकता है, लीवर पे पड़ सकता है, किडनी पे और ब्रेन पे पड़ सकता है ना। ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है। अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, मतलब कितना, 140/90 mm ऑफ Hg या फिर उससे ज्यादा अगर हो गया नॉर्मल कंडीशन पे, तो उनको मेडिसिन कंटिन्यूअसली लेनी पड़ती है, कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करना पड़ता है, कुछ डाइट्स डॉक्टर बोलते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव टाइप ऑफ योर हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। ओके, इस तरीके से होता है। अब हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक मशीन डॉक्टर यूज करते हैं। अभी तो डिजिटल मशीन आ गए, लेकिन एक ट्रेडिशनल मशीन है, वी आर कॉलिंग इट स्पिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है उसका, स्पिग्मोमैनोमीटर। ये एक डिवाइस का नाम है जो डॉक्टर यूज करते हैं टू मेजर ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। ओके, मैं शॉर्टली इसका आपको थोड़ा सा बता देता हूं किस तरीके से होता है। ये है ना, ये जो काफ दिख रहा है आपको ना, वो काफ को पहले डॉक्टर यहाँ पे लपेट देते हैं हमारी ब्रांकियल आर्टरी पे। ओके, यहाँ पे डॉक्टर कान में लगा के स्टेथोस्कोप रखते हैं, और वहां पे जो डिवाइस होता है, मींस इस तरीके से कुछ आपको दिख जाएगा वो डिवाइस के अंदर, है ना। तो यहाँ पे लेट से दिस इज अ मर्क्यूरी, यहाँ पे क्या रहता है, मर्क्यूरी होती है। ठीक है, लेट से दिस इज 80 mm ऑफ Hg एंड दिस इज 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर प्रेशर में डॉक्टर मेजर कैसे करते हैं कि यहां पे ना एक पंप होता है, डॉक्टर हैज अ पंप। तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहां पे काफ्ट को टाई कर दिया हमारे हाथ पे, वहां पे स्टेथोस्कोप रख दिया जिससे आवाज सुन सके। फिर डॉक्टर क्या करता है, ये पंप को प्रेस करते हैं, कंटिन्यूअसली पंप को प्रेस करेंगे। पंप को जब प्रेस करेंगे तो यहां से क्या होगा, मर्क्यूरी जो है इस तरीके से ऊपर जाएगा, मर्क्यूरी डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। तो नॉर्मली डॉक्टर 120 के ऊपर चला जाए उतना पंप देते हैं। ठीक है, अब पंप देने के बाद वो पंप में ना एक छोटा सा स्क्रू होता है, बाद में ना बाजू में एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, धीरे धीरे वो स्क्रू को रिलीज करते हैं, है ना, उसको खोलते हैं। जब ये स्क्रू को डॉक्टर रिलीज करेंगे ना, तो ये मर्क्यूरी धीरे 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 नीचे आएगी, इस तरीके से नीचे आना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जब मर्क्यूरी नीचे आएगी स्क्रू को ओपन करने के टाइम पे, तो वो टाइम पे 120 पे एक पर्टिकुलर साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब एक साउंड आना स्टार्ट होता है। वो साउंड जब स्टार्ट हुआ, डॉक्टर वो जो मतलब यू कैन कॉल न्यू वैल्यू है वो नोट कर लेंगे, है ना। उसके बाद लेट से 80, तो 80 पे वो साउंड आना, यहां पे देखो स्टार्ट हो गया, और यहां पे वो साउंड जो आ रहा है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो जब साउंड स्टार्ट हुआ दैट विल बी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब साउंड स्टॉप हुआ दैट विल बी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, नॉर्मल कंडीशन पे
120/80 mm ऑफ Hg आना चाहिए। मतलब स्पिग्मोमेनोमीटर में डॉक्टर ने जब वो पंप रिलीज किया है ना, पंप में से स्क्रू को रिलीज किया तो 120 पे एक साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, वो साउंड आता रहा और जब 80 आया तो वो साउंड आना बंद हो गया। ओके, उसी तरीके से अगर किसी को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो कुछ वैल्यू इस तरीके से या फिर इसके ऊपर ज्यादा मिल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट फॉलो करें, ओके, अपना रूटीन मेंटेन करें, प्रॉपर नींद निकालें, ओके, और मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है वो बाय हार्ट लेना ही लेना है। अगर कोई मेडिसिन लैक करेगा तो उसे पैरालिसिस हो सकता है, उसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसे हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, जो भी डॉक्टर्स ने किया बोला है वो प्रॉपरली फॉलो करें। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव हाई ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर मैंने बता दिया बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल यहां पे डिपॉजिट हो सकता है, क्लोटेड ब्लड यहां पे डिपॉजिट हो सकता है, कैल्शियम के सॉल्ट्स डिपॉजिट हो सकते हैं। ओके, अगर डिपोजिशन बढ़ गया तो जो ल्यूमेन है आर्टरी का वो नैरो हो जाएगा और कम ल्यूमेन में से ब्लड को फ्लो होने के लिए ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो ये जो प्रेशर यहां पे लग रहा है ना, बैक प्रेशर, ये बैक प्रेशर जो लगेगा वो कहीं ना कहीं पे हमारे हार्ट को, लीवर, किडनी को, ब्रेन को वी कैन कॉल डायरेक्ट अफेक्ट करने वाला है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाइपरटेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आइए चलते हैं हीमोडायलिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज यू ऑल नो। अगर किसी पर्सन की किडनी वो हद तक खराब हो गई है कि किडनी काम ही नहीं कर पा रही है, नॉर्मल लेवल पे किडनी का फंक्शन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। किडनी का फंक्शन होता है यूरिन बनाना और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, लेट्स से इन अवर केस हम लोग यूरिया की बात कर लेते हैं। ओके, सॉरी, दिस इज यूरिया। तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में यूरिया विल एक्ट एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो यूरिन से बाहर निकलने वाला है। ठीक है, अब ये सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए अगर किडनी फंक्शनेबल नहीं है, किडनी में प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, रिएब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सिक्रेशन नहीं हो रहा है ना, ये सब एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं एट लास्ट दैट यू शुड गो फॉर हीमोडायलिसिस। ओके, सो ये एक आर्टिफिशियल किडनी, यू कैन कॉल दिस एज अ आर्टिफिशियल किडनी, जो क्या करेगी हमारे ब्लड में से यूरिया को बाहर निकालने का काम करेगी। बिकॉज आप लोग जानते हो कि अगर यूरिया हमारे ब्लड में एज इट इज पड़ा रहा तो बहुत ही हार्मफुल और टॉक्सिक रिएक्शन क्रिएट करेगा, है ना, एज यू ऑल नो वेरी वेल। सो बेसिकली यहां पे देखो क्या हो रहा है, दिस इज आर्टरी। ओके, ये जाने वाली क्या है, दिस इज आर्टरी। सो आर्टरी से ब्लड डायरेक्टली जाएगा एक पर्टिकुलर मशीन में और ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद, मतलब यूरिया को एक्सचेंज करने के बाद जो ब्लड लेकर आएगा इट शुड बी योर वेन, है ना, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब प्रोसेस क्या होती है समझना, यहां पे ब्लड पंप रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ब्लड पंप, है ना, मतलब कि यहां से आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है वो एक पर्टिकुलर पंप में, पर्टिकुलर प्रेशर में ये डिवाइस में जाएगा। ओके, सो दिस इज डायलिसिस मशीन, इसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस मशीन। ओके, यहां पे जो आपको ट्यूब दिख रही है ना, ये ट्यूब, दिस इज सेलोफेन ट्यूब, दिस इज सेमी परमिएबल सेलोफेन ट्यूब, सेमी परमिएबल सेलोफेन ट्यूब, है ना, इस तरीके से होता है। अब इसमें देखो यहां पे एक ट्यूब के आजू बाजू जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ना, वी आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज अ डायलाइजर। क्या बोलते हैं उसको अपन, डायलाइजर और डायलिसिस फ्लूइड, है ना, डायलाइजर या फिर डायलाइजर फ्लूइड या ये बोल लो। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है ध्यान से समझना, हमारा जो ब्लड है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका कंपोजिशन और डायलिसिस वाला जो फ्लूइड है ना, जो सेलोफेन ट्यूब के आजू बाजू व्हाइट कलर में दिख रहा है, दिस इज डायलाइजिंग फ्लूइड, वो दोनों का कंपोजिशन इक्वल होता है, वो दोनों का कंपोजिशन इक्वल रहेगा। सिर्फ एक चीज डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, यूरिया। ओके, सो हमारे ब्लड में क्या रहेगा, यूरिया विल बी देयर इन आवर ब्लड, और यहां पे यूरिया सिर्फ नहीं रहेगा। ओके, हम लोग आर्टिफिशियली ये फ्लूइड को बनाते हैं लैबोरेटरी में या फिर हॉस्पिटल्स में। ओके, तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो है, डायलाइजर फ्लूइड में क्या रहेगा, इसका कंपोजिशन हमारे ब्लड के साथ टोटल मैच करेगा, बट सिर्फ डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नहीं रहेगा, यूरिया नहीं रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट क्या समझ में आ रहा है अपने को, ये समझ में आ रहा है कि सेलोफेन ट्यूब से जो भी चीज, मतलब जो भी यू कैन कॉल आने वाला है हमारा ब्लड, वो ब्लड में यूरिया है और डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया नहीं है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन, यू नो पैसिव डिफ्यूजन, that's transfer or movement of any matter from area of higher concentration to area of lower concentration. okay, तो इसी तरीके से यहां पे क्या रहेगा कि यूरिया हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा बाय दिस डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, तो पूरा यूरिया डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा। ओके, ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है दिस इज यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसमें मतलब कि हम लोग ने जो फ्लूइड यूज कर लिया है उसको यहां पे हम लोग भर देंगे
ओके, और न्यू फ्लूइड को हम लोग कंटिन्यूअसली ऐड करते रहेंगे। ओके, ये यूज्ड वाला है। और यहां से जो ब्लड आएगा फ्रॉम दिस एरिया, जो ब्लड यहां से आएगा, ये कैसा रहेगा आपका? फ्रेश ब्लड रहेगा। ये कैसा रहेगा? इट शुड बी योर फिल्टर्ड और फ्रेश ब्लड, जिसको वंस अगेन हम लोग बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे वाया दिस वेन। ओके, सो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होती है। यहां पे और एक डिवाइस दिखा है, दिस इज कॉम्प्रेसर, दिस इज व्हाट वी हैव, कॉम्प्रेसर। ओके, कॉम्प्रेसर ऑफ एयर, क्योंकि यहां पे देखो एयर को कंप्रेस क्यों करना पड़ रहा है ये भी समझना पड़ेगा। बिकॉज यहां पे आप देखो तो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो इस तरीके से ये डायरेक्शन में फिर से मशीन के अंदर जा रहा है ना। तो जो डायलाइजिंग फ्लूइड यूज हो गया है वो यहां से यहां बोतल में आ जाएगा, और फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड कंप्रेसर की हेल्प से, मतलब प्रेशर से फिर से वो डिवाइस में जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी बॉडी में है ना, जिसकी मतलब किसका किडनी खराब हो गया जो पर्सन का, उसकी बॉडी में डायलिसिस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। राइट, आर्टरी से ब्लड आया, वो ब्लड सेलोफेन ट्यूब में गया, और अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन यूरिया डायलिसिंग फ्लूइड में नहीं है, तो यूरिया हमारे ब्लड में से कहां चला गया? डायलिसिंग फ्लूइड में चला गया इन दिस पर्टिकुलर मैनर। और एट फाइनली क्या हो गया यहां पे? यहां से जो ब्लड आएगा, दिस इज फ्रेश ब्लड जिसमें यूरिया नहीं है, और फिर से वंस अगेन वो ब्लड को हम लोग कहां करते हैं? वेन के थ्रू बॉडी में फिर से इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से इस मेथड पे काम करता है हेमोडायलिसिस मशीन और टेक्निक। ओके, यहां पे आप देखो तो ब्लड पंप लगा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है प्रेशर जनरेट करने के लिए। यहां पे भी एक देखो आप तो कंप्रेसर लगा हुआ है प्रॉपर प्रेशर जनरेट करने के लिए। ओके, मतलब कंटिन्यूअसली डायलाइजिंग फ्लूइड यहां पे सप्लाई होना चाहिए, कंटिन्यूअसली जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड है वो यहां पे कलेक्ट होना चाहिए, और यहां से ब्लड कंटिन्यूअसली घूमता रहना चाहिए। ओके, सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव, हेमोडायलिसिस मेथड, जहां पे मेन टारगेट क्या होता है इसका, कि हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया को रिमूव करना, बाहर निकालना। ओके, डन। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को यहां पे कवर किया है। ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स जो आपको एसएस दिए हुए हैं, कहां पे दिए हुए हैं? आपकी मोर टू नो करके एनसीईआरटी में। ओके, सो वी हैव डन विथ सो मेनी टॉपिक्स। पहले हमने स्टार्टिंग में देखा डेंटल कैरिस क्या होता है, एटीपी क्या होता है, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसा है। उसके बाद हमने देखा हाइपरटेंशन क्या है, एंड एट लास्ट वी हैव सीन हेमोडायलिसिस। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी कंसेप्ट के मैंने उसको क्लियर करने का ट्राई किया, ऐसा नहीं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जाएंगे, जो कंसेप्ट है कंसेप्ट उसको मैंने क्लियर करने का ट्राई किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।